नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। और आज इस नव भारत के हॉट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार में किंग बनाम किंग मेकर की जंग। आप सबको पता है कि अभी फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, और बिहार में किंग मेकर के तौर पे लालू यादव को जाना जाता है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है राजनीतिक विशेषज्ञ हैं राजबंधु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नव भारत पे। लेट मी क्लियर सर, आपका नाम मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार आप राम अपना बंधुवत। परिचय दीजिए। राम जी जी। बंधुवत जी। तो सर, क्या लग रहा है ये जो टॉपिक है हमारा कि बिहार में किंग बनाम किंग मेकर, क्या सही है? जी बिहार में इस बार किंग बनाम किंग मेकर की लड़ाई सच में है। इससे पहले नहीं थी। लालू जी किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। केंद्र सरकार, केंद्र में जब सरकार बनी थी उस वक्त खासकर मनमोहन सिंह की सरकार या देवेगौड़ा की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, उस दौर में बिहार के विधानसभा चुनावों में तो वो खुद ही चाहते हैं कि पार्टी, उनकी ही पार्टी का किंग बने, उनका बेटा किंग बने। तो वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग वाले रफ्तार में ही हैं। अपने या अपनी पत्नी की जगह अपने बेटे का चेहरा लिए हैं। इस बार बिहार में किंग मेकर की भूमिका में अ, अगर कोई है तो वो अब ऐसे तो चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम आता है बार बार राजनीतिक बिल्कुल, विश्लेषकों के मुझे लग रहा था आप जरूर जिक्र करेंगे किंग मेकर पे प्रशांत किशोर का। प्रशांत जी। किशोर, अब उसका जी जी बताएं जी बताएं, रीजन उसका बताएं कारण आप। ये है कि देखिए, अब प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो सीटें कितनी जीत पाएंगे ये कहना अभी थोड़ा कठिन है जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता है, उनके उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो जाती है। क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा में भी एक राजनीतिक पेच है, लेकिन वो प्रभावी कर पाएंगे, सीटों के परिणाम को निश्चित तौर पे प्रभावी कर पाएंगे। किंग मेकर का जो विश्लेषण अब तक जो सीधी सपाट तरीके से जो हम लोग समझते थे कि उनके पास कुछ विधायक हो और वो विधायक जिसको समर्थन दे दे वो उसकी सरकार बन जाए, वो खुद न बने लेकिन उसकी सरकार उसके समर्थन से बन जाए। इसके अतिरिक्त एक और भी परिभाषा होनी चाहिए, वो ये है कि वो चुनाव परिणाम को प्रभावित करे। अगर उसके उम्मीदवार आए क्षेत्र में, जब उसके उम्मीदवार आए तो वो जीत के परिणाम को प्रभावित करे, जिस जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसको हरा दे, कहीं हराने वाले उम्मीदवार को जितवा दे। तो ये एनडीए और महागठबंधन का जो प्रदर्शन होगा, जो परिणाम होगा, उस पर निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर। का एक, जी हाँ, उनका प्रभाव रहेगा। और एक प्रभाव टिकट बंटवारों में चल रहा है, प्रशांत किशोर एक विकल्प है, तीसरे विकल्प के रूप में है। इसलिए हर बार की तुलना में जैसे कोई गठबंधन का कोई प्रत्याशी हो और गठबंधन के आपसी गुटबाजी में या गठबंधन के जो निर्णायक नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो उनको इग्नोर कर सकते थे। इस बार चूंकि प्रशांत किशोर एक तीसरे मोर्चे के रूप में है, तो उन उम्मीदवारों को बार्गेनिंग करने का भी अवसर अपने पार्टी में या अपने घटक दल में बखूबी मिल रहा है। उन जो पार्टी हैं, जैसे अगर आप महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन लालू जी को भी ये लगता है कि अगर हम जिन्हें नहीं देंगे उन्हें प्रशांत किशोर दे देंगे। उनको वो जो नहीं देंगे महागठबंधन में, जिनको सीटें नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं कि उनको एनडीए में मिल जाए, क्योंकि सीटों का बंटवारा जातिगत समीकरण के अनुसार होता है। तो जरूरी नहीं कि अगर जिसको एनडीए में न मिले उसको महागठबंधन में मिल ही जाए, लेकिन जिसको एनडीए में न मिले उसको जनसुराज में मिल सकता है, जिसको महागठबंधन में न मिले उसको जनसुराज में मिल सकता है। तो इस तरीके से भी वो प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि अगर आप किंग मेकर की बहुआयामी अगर आप व्याख्या करेंगे तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से सभी घटक दलों को, जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर जो महागठबंधन या एनडीए हैं, उन दोनों को ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवार को टिकट दें या कम से कम जिन्हें टिकट न दें उन्हें कैसे उन्हें नाराज न करें।
पिछली बार की तुलना में आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो दोनों गठबंधनों को प्रभावित कर रही है, इसलिए कहा जा सकता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ चुके हैं। मतलब साफ तौर पे अब जो बिहार की रणनीति है, बिहार की राजनीति, इसमें मुख्य तौर पे 3 दल एंट्री कर चुके हैं, लेकिन जिसमें प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो मुख्य तौर पे ये देखा जाए सर तो जो दोनों एनडीए महागठबंधन हो गया या इंडिया, एक महागठबंधन एक इंडिया में, इन दोनों को वो परेशान तो जरूर करेंगे। तो आपके हिसाब से किंग मेकर की डेफिनेशन ये भी होनी चाहिए कि परेशान करने वाला भी किंग मेकर हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं से ना कहीं भाई वो एक को डिस्टर्ब करेगा तभी तो दूसरा किंग बन पाएगा। तो एक तौर पे तो वो भी किंग मेकर बना। जी, मतलब गठबंधन की जो आंतरिक टिकट बंटवारे की जो नीति है उसको भी प्रशांत किशोर प्रभावित कर रहे हैं। वो पहले की तरह बिल्कुल जिसे चाहे दे, जिसे चाहे इग्नोर करे वाली वैसी बात नहीं है। उम्मीदवारों को टिकट देना और नाराज उम्मीदवारों को बागी उम्मीदवार होने से रोकना, ये भी अब आज के समय में एनडीए और महागठबंधन दोनों का एक टास्क हो चुका है, एक पॉलिटिकल टास्क दोनों का हो चुका है। एक चीज पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बिहार में क्या है कि जो लिटरेसी की परसेंटेज है वो अब देखिए बढ़ रहा है पूरे देश में देखा जाए तो। जो युवा हैं, युवा 2 वर्ग में मुझे डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। पहली बात तो ये तेजस्वी यादव की तरफ एक तो डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि युवा चेहरा तेजस्वी यादव, दूसरी जो है प्रशांत किशोर की तरफ। लोग कह रहे हैं पढ़े लिखे नेता हैं, बिहार के लिए उनके पास फ्यूचर प्लान है, दूरदर्शिता है। तो साफ तौर पे अगर एक चीज देखा जाए तो प्रशांत किशोर सब मिला करके पढ़े लिखों की वोट ले पाएंगे। जैसे लालू यादव की बात हो गई, नीतीश कुमार की बात हो गई, ये लोग कहते हैं कि एकदम जमावड़ा बना के रखे हैं, मतलब इनका जो है वो तो कोई नहीं काट सकता। और बाकी जो और दूसरे पार्टी वाले हैं वो उनके समर्थन में आए तो उनका जितना वोट होगा वो प्लस होकर के मिल जाएगा या उससे जीत जाएंगे, अभी जो हमें लग रहा है समीकरण। लेकिन जो युवा की बात करें तो युवा पे आपकी क्या राय है? युवा कहां जा रहा है, पढ़े लिखे लोग कहां जा रहे हैं? पुराने लोगों की बात नहीं है जी, जो बुजुर्ग हैं उनकी बात नहीं। हाँ बताएं। जी जी, निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर युवाओं को, प्रशांत किशोर की जो बातें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, वो युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। वो बीपीएससी को लेकर के आंदोलन भी किए थे, या जो बेरोजगारी के बारे में जो बात कर रहे हैं, रोजगार किस तरीके से दिया जाए, उनके मुद्दों में जैसे सीडी रेशियो की बात होती है, कैसे वो बार-बार बोलते हैं कि अगर इस बार जो छठ की पूजा में जो बाहर गए हुए जो हमारे मजदूर हैं वो अगर आएंगे बिहार तो दोबारा लौट के उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए जिस तरीके से वो बताते हैं कि बैंकों को वो ऋण देने के लिए प्रेरित करेंगे अगर उनकी सरकार बनेगी तो, और उस ऋण के जरिए युवा आए और स्व उद्योग करें, तो ये बातें प्रभावित करती हैं। निश्चित तौर पे बिहार के जो युवा हैं वो प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित हो रही हैं। लेकिन बिहार में एक राजनीति का भी एक साँचा है, एक जो राजनीतिक साँचा है उसमें जाति एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है। जी, तो राजनीतिक जातिगत तौर पे प्रशांत किशोर जो जाति की जो बाउंड्री है या उससे उत्पन्न जो चुनौतियां हैं उनको किस तरीके से लांघ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी नहीं, बिल्कुल बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन तेजस्वी यादव क्यों नहीं कैच कर पा रहे युवाओं को? उनका मैं तमाम वीडियो देखता हूं, सोशल मीडिया पे जाता है तो लोग जो युवा हैं, जो युवा वर्ग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, उनका कमेंट अच्छा नहीं रहता। कुछ लोग हैं जो समर्थक हैं। देखिए जो युवा है, युवा वर्ग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो केवल रोजगार की बात सोचते हैं या केवल वो शिक्षा की बात सोचे, रोजगार की बात सोचे। उनके पास एक और तरीका होता है सरकार को तोड़ने का, वो होता है कानून व्यवस्था की स्थिति। यानी कि सरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति करती है, क्योंकि उसी के कारण जो स्वरोजगार होता है
बिहार में, वो हाँ स्वरोजगार को पैदा होने और उसको आगे बढ़ने में कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और आप जानती हैं कि बिहार में जो क्रिमिनल का होता है, रंगदारी टैक्स आदि जो टर्म होता है, यूज़ होता है, तो वो भी यहाँ के युवाओं को प्रभावित करता है। तो जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार की बात तो समझते हैं, बेरोजगारी, रोजगार, इन मुद्दों के साथ-साथ कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, वो भी उनको प्रिय है, रोजगार के समानांतर ही प्रिय होता है। तो अ, तेजस्वी यादव जी में खासकर राजद में अगर आप कानून व्यवस्था को लेकर के राजद को झांकेंगे तो उन पे विश्वास करना थोड़ा बिहार के युवाओं के लिए कठिन होता है। तो इसीलिए युवा उन तक उस तरीके से तेजस्वी यादव के बातों से प्रभावित नहीं हो पाते हैं जितने वो बीजेपी या मोदी जी की बातें से हो जाएं या फिर आजकल प्रशांत किशोर की बातों से हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आप जब भी युवाओं की बात करेंगे तो रोजगार की बात करना पड़ेगा। जब रोजगार की बात करेंगे तो कानून व्यवस्था एक अहम मसला होता है। कानून व्यवस्था के गिरते कानून व्यवस्था के कारण ही बिहार के कई जो पूंजीपति हैं, बिहार के कई व्यवसायी हैं, वो बिहार छोड़ने की बात पहले किया करते थे। खासकर अगर आप 2005 के पहले की बात करेंगे, हाल के कई महीनों में भी लगातार हत्याएं हुई हैं। पिछले 1-2 महीनों में लगातार हत्याएं बिहार में हो रही हैं। इससे भी यहाँ का व्यापारी वर्ग जो प्रभावित है। तो कानून व्यवस्था भी युवाओं को प्रभावित करता है। इस मसले पे राजद पे विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि निरंतर रोजगार की बात करने, नौकरियां, अपना जो उनका 17 महीने का सरकार था महागठबंधन का, जब नीतीश जी उधर महागठबंधन में शामिल हुए थे, तो तेजस्वी यादव द्वारा अपने 17 महीने के कार्यकाल में रोजगार देने की जो बात वो लगातार कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वह थोड़ा उन पे कम विश्वास करते हैं। क्योंकि जो सरकार कानून व्यवस्था अच्छी करेगी, रोजगार वही पैदा कर सकती है। देखिए, बिहार में ना तो सरकारी नौकरियां आ सकती हैं अचानक, ना ही कोई अचानक बड़ी-बड़ी कंपनियां आ जाए और निवेश कर दे। तो स्वरोजगार का ही स्पेस है, जिसके कारण आप बेरोजगारी कुछ हद तक या काफी हद तक दूर कर सकते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था एक अहम मसला होता है। तो इस पे आरजेडी पे विश्वास करना थोड़ा कठिन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब साफ तौर पे आप जो यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टी कानून व्यवस्था अच्छी करती है तो उसी पर युवा वर्ग विश्वास करेगा कि हाँ, ये रोजगार भी ले आ सकते हैं। जी। ठीक है। लेकिन सर, एक चीज अगर देखा जाए कि एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अगर ये चीजें बिहार में रखा जाए तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की संख्या क्या है, नीतीश कुमार की क्या है, क्यों है? एक बार इस पर थोड़ा सा चर्चा करिए सर। देखिए, नीतीश कुमार निश्चित रूप से, निसंदेह बिहार के चहेते नेता हैं। खासकर लौकुश समाज और अति पिछड़ा समाज, जो बिहार का बहुसंख्यक है और जिसके समर्थन से ही बिहार में सरकार बनती है पिछले 30 सालों से। वो जो अति पिछड़ा समाज है, वो आज उसमें नीतीश कुमार उसके एक लोकप्रिय नेता हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में मीडिया में तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। उसमें कमोबेश कुछ न कुछ सच्चाई रही भी है। लेकिन फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं हुआ है। और यही कारण है कि कभी भी बीजेपी पहले भी 2014 के चुनाव में भी वो अकेले अपने बलबूते नीतीश कुमार की जो अति पिछड़ी जनाधार है, उसमें सेंधमारी का वो प्रयास कर चुकी है, लेकिन उनमें कोई सफलता हासिल नहीं मिला। तो बिहार में अगर अति पिछड़ी जातियों का वोट लेने के लिए नीतीश कुमार का सहयोग बीजेपी के लिए बहुत जरूरी होता है। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता यहाँ पे बीजेपी के अपना जो बेस या जो कैडर वोट बैंक रहा, उससे आगे वो अति पिछड़ी समाज में उस तरीके से नहीं बढ़ पाए। सत्ता में रहने के कारण भी बीजेपी पिछले 18 सालों से सत्ता में रही है, 3 टर्म वो सत्ता में रही है। इसके बावजूद भी उसके जनाधार में उस तरीके से विस्तार नहीं हो पाया है। लेकिन नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वो कायम रही है। यहाँ का अति पिछड़ा समाज उनका ही है। अगर नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से या किसी कारणवश अगर भविष्य में कभी भी, इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन अगर कभी भी वो राजनीति में असक्रिय हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अति पिछड़ी जातियां एक तरफा बीजेपी की ओर चली जाएगी। उसमें फिर यहाँ पे अति पिछड़ों का एक बड़ा नेता लालू प्रसाद जी हैं। तो बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक धुरी रहे हैं। तो ओबीसी में खासकर एमवाई समीकरण में लालू जी सीमित हो गए हैं। लेकिन अति पिछड़ी जाति जो है, उस पे नीतीश कुमार की अभी भी पकड़ रही है।
और एक यही कारण है कि आप देखेंगे कि 2020 में कम सीटें, 42 सीटों के बावजूद भी बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाई। इसका कारण यही है कि वो अति पिछड़ी जातियों को समेट के रखना चाहती है एनडीए के भीतर। तो नीतीश कुमार जी की वो लोकप्रियता कमोबेश कायम है। हाँ, ये जरूर है कि एक मैसेज यहाँ की अति पिछड़ी जातियों में है कि इस बार नीतीश कुमार के अगर चुनाव जीतते हैं, जदयू चुनाव जीतती है या एनडीए चुनाव जीतती है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बन के बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। एक भी एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं जदयू को स्वयं नीतीश कुमार हैंडल न करके उनके 4-5 नेता हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह का मैसेज है जिसको लेकर के अति पिछड़ी जातियों में गलतफहमियां हैं। लेकिन अभी वक्त है, अभी 1.5-2 महीनों का वक्त है। इस दरमियान में स्वयं अगर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो ये गलतफहमियां भी खत्म हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, उनके जनाधार में न तो आरजेडी सेंध लगा पाई है, न स्वयं बीजेपी सेंध लगा पाई है। मतलब अगर देखिए सीट बंटवारे की बात करें सर, तो सीट बंटवारे में क्या लगता है बीजेपी किस तरफ ज्यादा सक्सेस हो पाएगी? अगर एक आंकड़ा निकालें, जैसे आपने बताया कि नीतीश कुमार जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको पकड़ के रखिए, समेट के रखिए, यही कारण है कि भाई वो मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी बना के रखिए। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी, दुनिया जान रही है कि इनकी राजनीति की क्या विचारधारा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी भी एक प्रकार से काम कर रही है सवर्ण को अति पिछड़ों के साथ जोड़ करके, जो ये समीकरण बना करके अपना सत्ता में आएंगे या फिर आए हैं। ये चीजें क्या लगता है कि जैसे पटना में बीजेपी सीट बंटवारे पे अगर बात करें तो बीजेपी को पटना में क्या मिलना चाहिए सीटें? देखिए, पटना अगर आप शहर की बात करते हैं तो पटना में बीजेपी को मिलता आया है और मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लगातार बीजेपी जीतती रही। तो एनडीए में जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही रहेगी। लेकिन इस बार सीट बंटवारे को लेकर के एक पेच ये है कि लंबे समय तक बीजेपी ये चाहती रही है कि एनडीए में, चूंकि इस बार नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, इसलिए बीजेपी को ज्यादा सीटें मिले, उससे कम सीटें जदयू को मिले। लेकिन इसको लेकर के जदयू और बीजेपी में लंबे समय तक असहमति रही, या यूं कहें कि आपस में ठनी रही, टिकट की गुत्थियां सुलझ नहीं पाई। तो ऐसा अब माना जा रहा है, अगर आप सूत्रों की बात माने तो माना जा रहा है कि जदयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी, भले ही वो एक ही सीट क्यों न मिले, लेकिन वो प्रतीकात्मक तौर पे जदयू अगर बीजेपी 100 सीटें लेंगी तो जदयू 101 सीट लेंगी। दोनों की सीटों में कोई बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन एक सीट भी रहे लेकिन जदयू ज्यादा लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जदयू को 102-103 सीटें मिलेंगी, बीजेपी 100 सीटें लेंगी। फिर उनको अपने घटक दलों में भी सीटों का बंटवारा करना है। एक तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान, अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में जिस तरह की बातें फैलती हैं, उनमें चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको 30 से 35 सीटें भी मिले और उनकी माता को राज्यसभा में भेजा भी जाए। बीजेपी सिर्फ उन्हें 20 से 25 सीटों पर समेटना चाहती है। फिर जीतनराम मांझी भी हैं, वो भी सीटें चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उन्हें भी सीटें चाहिए। और महागठबंधन में अभी एक मुख्य किरदार है वहां पे मुकेश सहनी, जो महिला समाज के बड़े नेता हैं। वो कहाँ टिकेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो उनकी बात इधर भी, वो है महागठबंधन में, लेकिन एनडीए से भी उनका संवाद है। रह के मीडिया में ये इस तरह की अटकलें तेज हो जाती हैं कि अब वो 24 घंटे के अंदर एनडीए में आ जाएंगे। इधर 2-3 दिन पहले उनको लेकर के अटकलबाजी बहुत तेज से चल रही थी। तो एक मुकेश सहनी भी जरूरी नहीं कि महागठबंधन में रहें, तो इसका मतलब है कि अब मुकेश सहनी को भी सेट करना पड़ेगा। तो मुकेश सहनी, जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इतने लोगों को समेटना है बीजेपी को और जदयू को। तो इसके लिए वो मुझे लगता है कि उन सबों को वही 40 के अंदर वो लोग टिकट उन लोगों को मिलेगा और 203 सीटों में बीजेपी और जदयू खुद रहेगी। तो इस तरीके से सीटों के बंटवारे की बात सामने आ रही है, अगर आप उन नेताओं से बात करेंगे, पार्टी के अंदर के नेताओं से। लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई सहमति बनी नहीं है, कोई औपचारिक रूप से कोई सहमति बनी नहीं है और घोषणा होने की तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इतना है कि बीजेपी
अपने से कुछ सीटें जदयू को ज्यादा देगी। जी अच्छा, अगर हम बात करें महागठबंधन में, तो आरजेडी वर्सेस कांग्रेस में क्या लगता है, इसमें किसकी ज्यादा दबदबा है? देखिए, कांग्रेस और आरजेडी में महागठबंधन के अंदर पिछले 6-7-8 महीनों से जबरदस्त टकराहट थी। कांग्रेस के जो नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बने हैं, वो लंबे समय तक तो लालू जी के पास बात करने भी नहीं जाते थे। नए जो प्रभारी बने हैं राजेश राम, वो भी लालू या तेजस्वी यादव से उनका संवाद नहीं था लंबे समय तक। पिछले 1-1.5 महीनों में ही उन लोगों के बीच संवाद हुआ है। कांग्रेस के कई नेता खुलेआम तौर पे बात कई बार बोल चुके हैं कि उन्हें 100 सीटों से कम सीटें नहीं चाहिए, और कृष्णा अल्लावरू ऐसे सीटों की लिस्ट भी बनाए हुए हैं जो जीतने लायक हैं। देखिए, आज से पहले मतलब 2020 या उससे पहले लालू यादव अपने ही लोगों को कांग्रेस के टिकट से लड़वाते थे, और कांग्रेस को लगभग आधी सीटें वैसी मिलती थी जो हारने वाली है, जहां पे बीजेपी या जदयू बिल्कुल मजबूत है, और सीटें ऐसी मिलती थी जहां वो जीत पाए। लेकिन कांग्रेस का जो मुख्य दावा है, वो दावा बिहार में सवर्ण समाज को लेकर के है, दलित समाज को लेकर के है, और अल्पसंख्यक समाज को लेकर के है। असली जो टकराहट है आरजेडी और कांग्रेस में, वो अल्पसंख्यक समाज के बहुमत वाली सीटों को लेकर के है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जहां जहां अल्पसंख्यक समाज बहुमत में है, वहां उसे अच्छी खासी संख्या में सीटें मिले। तो अब आप राष्ट्रीय स्तर पे भी देख लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो ये प्रमाणित करे कि जो राष्ट्रीय स्तर पे अल्पसंख्यक समाज है, उसका लीडर कांग्रेस पार्टी है, न कि उसके सहयोगी घटक दल। और बिहार में आरजेडी ये बताना चाहती है कि बिहार के अल्पसंख्यक समाज को स्वयं आरजेडी लीड कर रही है, कांग्रेस नहीं। तो लंबे समय तक, पिछले 1-1.5 महीने पहले तक, तो कांग्रेस में अल्पसंख्यक जहां बहुमत में है, उन सीटों को लेकर के एक टकराहट थी। इधर के कुछ दिनों में वो टकराहट कमी है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस को 2020 में 70 सीटें मिली थी। कांग्रेस ये चाहती है कि उसको 70 सीटें मिले, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कांग्रेस को भी वो 50-55 के आसपास की सीटें आरजेडी देगी। लेकिन अंतर इतना ही रहेगा कि हर बार कांग्रेस में ऐसे कई नेता चुनाव लड़ते थे कांग्रेस के टिकट से, जो मूलतः वो आरजेडी के उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस अपने उम्मीदवार को लड़ाएगी, और इस बार कांग्रेस हारने वाली सीटों को छोड़ेगी, और वो चाहेगी कि जो अल्पसंख्यक के बहुमत वाली जो सीटें हैं वो लें। तो एक टकराहट है, एनडीए की टकराहट से ज्यादा गहरी जो पेच है, वो महागठबंधन में फंसी हुई है, कांग्रेस को लेकर के और आरजेडी को लेकर के। जी चलिए, ये तो बात हो गई सीट बंटवारे की, आपने बहुत बढ़िया से एकदम क्लियरिफाई कर दिया कि कहाँ पे कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब लेकिन सर, वास्तव में अगर देखा जाए बिहार चुनाव को लेकर के, तो बिहार चुनाव में टक्कर किसमें किसमें है? सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए पहले की बात करें तो एनडीए वर्सेस इंडिया महागठबंधन में तो दुनिया जानती है टक्कर है, लेकिन जनसुराज के आने के बाद तो लगता है लोगों को, हाँ यार, हो सकता है कि प्रशांत किशोर एक नई चीज ले आ रहे बिहार में। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बिहार को टक्कर किसमें? देखिए, जी नैरेटिव के मामलों में तो आरजेडी से कई दफा जनसुराज आगे हो गई है। मतलब कि अगर आप नैरेटिव के मामलों में टक्कर की बात करें, तो महागठबंधन बनाम एनडीए न होकर के एनडीए बनाम जनसुराज हो चुका है। आप देखेंगे कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, वो बिल्कुल कई आंकड़ों की को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पे एक सिख समाज के यूनिवर्सिटी को हड़पने एवं उससे संबंधित एक हत्या करने का आरोप भी लगाया है, और अभी तक बीजेपी की ओर से या बीजेपी के उस प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से कोई जवाब भी नहीं आया है। तो बहुत हमलावर हैं प्रशांत किशोर बीजेपी को लेकर के। आरजेडी उन पे हमेशा बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों से जिस तरीके से प्रशांत किशोर बीजेपी पे हमलावर है, तो यहाँ का जो एक पढ़ा लिखा समुदाय है, या जिसको जो आप कहेंगे कि पब्लिक कॉरिडोर में सबसे अधिक चर्चा प्रशांत किशोर को हो रही है। तो इस मामलों में आप देखेंगे कि जितना आरोप तार्किक तरीके से जनसुराज बीजेपी पे लगा रही है, आरजेडी वैसा नहीं लगा पा रही है। आरजेडी का जो तर्क है, या जो आरोप के जो बिंदु हैं, वो वही उसके अपने पुराने हैं। तो इसलिए जनसुराज इन मामलों में आगे है। लेकिन
अगर आप जातिगत समीकरण की बात करेंगे, क्योंकि जब आप मतदान पैटर्न की बात करेंगे तो उसमें जातिगत समीकरण भी एक यथार्थ होता है, या जितने भी मुद्दे होते हैं उनको उसी पैटर्न में ढल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण में प्रशांत किशोर से कई गुना अधिक आरजेडी ताकतवर है। तो जब वोट होगा तो निश्चित रूप से महागठबंधन बनाम एनडीए ही होगा, लेकिन इसमें प्रशांत किशोर की भूमिका देखने वाली होगी। एक तो जो बागी उम्मीदवार हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और एक मजबूत स्पेस इस बार है, जो हर चुनाव में नहीं रहा, वो जन स्वराज है, वो आएंगे। तो और दोनों तरीके के लोग आएंगे, एनडीए से भी आएंगे, महागठबंधन से भी आएंगे। ऊपर से प्रशांत किशोर का अपना एक चेहरा भी है। और दूसरी बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर के महागठबंधन पे तो हमला होते ही रहा है, इस बार एनडीए भी कुछ फंसी फंसी सी लग रही है, क्योंकि बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए एक स्पेस है। और लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर कई बार बार ये बोलते हैं चुनाव परिणाम को लेकर के कि या तो चुनाव परिणाम के बाद वो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे। तो इसमें डिकोड किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव परिणाम के बाद वो फर्श में हों, अर्श पे न जा पाए, ये एहसास उनको भी हो। लेकिन नैरेटिव के मामलों में, मुद्दों के मामलों में, पहचान के मामलों में वो उनकी एक बहुत ही मजबूत उपस्थिति बिहार में हो चुकी है, जो आने वाले दिनों में आप हो सकता है कि बिहार में जन स्वराज एक तीसरे विकल्प के रूप में उभर पाए। देखिए, मुद्दा तो प्रशांत किशोर के पास है, क्योंकि वो आज तक अभी चुनाव लड़े नहीं है, सत्ता में आए नहीं है, काम किए नहीं है, इसीलिए उनको जवाब नहीं देना है, खाली आरोप लगाना है। अब बात आपने बड़ी अच्छी बात बोली। आपने बताया कि नैरेटिव के मामले में जनसुराज आगे है, जनसुराज वर्सेस एनडीए है, लेकिन मतदान के मामले में अगर देखा जाए तो आरजेडी वर्सेस एनडीए हो जाएगा, इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाएगा, ये चीजें। तो मतलब साफ तौर पे सर ये चीजें समझ में आ रही हैं कि बिहार इलेक्शन में प्रॉपर तरीके से जनसुराज एक तीसरा विकल्प बनकर उभरी तो है। एक तरफ प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि भाई हम तो 240 में से 240 सीटें जीतेंगे, करते तो सभी हैं, लेकिन कितना वास्तव में हो पाएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेकर के अगर एमवाई समीकरण की बात करें, एम समीकरण की खाली बात कर ले, तो आपको लगता है कि क्या परसेंटेज होंगे? जैसे ओवैसी इनके साथ गठबंधन करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ओवैसी कोई फैक्टर ही नहीं है, हैदराबाद को रणनीति वहीं रखें। इस चीज पे थोड़ा सा चर्चा करिए सर। देखिए, ओवैसी बिहार के चुनाव में फैक्टर रहे हैं। पिछली बार उन्हें 18 से 20% मुस्लिम वोट का 18 से 20% वोट बैंक था उनके पास, अल्पसंख्यक समाज का। इसलिए ये कह देना कि वो मैटर नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जिसके पास अल्पसंख्यक समाज का 18-20% वोट हो, वो मैटर करता है। 5 उनके विधायक भी रहे हैं, 15 सीटों के नतीजों पे वो आरजेडी को प्रभावित भी किए हैं। वो एक मैटर थे 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो। लेकिन वक्त संशोधन बिल के बाद अल्पसंख्यक समाज के मिजाज में बदलाव हुआ है। वो देखिए, अल्पसंख्यक समाज आरजेडी का समर्थक नहीं है, उनका कोई अंधा समर्थक नहीं है, वो विकल्प की राजनीति की तलाश में रही है हमेशा से। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज में भी एक कारोबारी समाज है जो काम करता है, जिसे सुशासन भी पसंद है, जिसे नियम और कानून भी पसंद है। वो ये फैक्ट है कि वो हमेशा विकल्प की राजनीति की तलाश में रहा है। लेकिन हाँ, कई ऐसे जैसे कि वक्त संशोधन बिल हो, एनआरसी का मुद्दा हो, इन मुद्दों को लेकर के जो ध्रुवीकरण हुआ है, तो वो बिहार में एंटी एनडीए ही हुआ है। पिछली बार एनडीए में जदयू को 5% वोट मिला था अल्पसंख्यक समाज का, 18 से 20% मिला था ओवैसी की पार्टी को। इस बार हो सकता है कि उसका ध्रुवीकरण एक तरफा हो जाए और वो महागठबंधन की तरफ हो जाए। इसका एक कारण यह है कि जो वक्त संशोधन बिल को लेकर के बिहार में कई प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही में गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली भी हुई है, तो इससे प्रभाव हुआ है। तो इस चुनाव में ध्रुवीकरण महागठबंधन के पक्ष में हो, उसमें बिखराव होने की संभावना मुझे कम लगती है। और इसका एक प्रमाण भी है, जदयू के इकलौते अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं और मंत्री भी हैं, जमा खां अल्पसंख्यक वो मंत्री भी हैं। जब वो रोहतास और कैमूर के इलाकों में गए थे,
कुछ ही महीने पहले वक्त संशोधन बिल पारित होने के बाद तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने घेराबंदी की, उनके खिलाफ नारे लगाई, उनको काला झंडा दिखाया। तो जिस तरीके का आक्रोश आप देखेंगे उन लोगों के बीच में, इससे लगता है कि वहां पे वोटों में 2020 की तरह बिखराव नहीं होगा। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर भी इसके प्रभाव में आएंगे, यानी प्रशांत किशोर के पक्ष में भी एम समीकरण मुझे नहीं लगता है कि वो जा पाएगा। वो एकजुट होकर के महागठबंधन में रहेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस चुनाव में एनडीए को मिलेगी। पिछली बार आप देखें कि कुछ माने अगर जदयू को कम भी मिला तो 5% वोट मिला। आप यही तो देखिए कि चिराग पासवान के पास वही तो 5% वोट है, वही 5% वोट है, जिसके कारण आज वो बिहार में कभी बोलते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कभी वो मुख्यमंत्री का ख्वाब पाले हुए हैं। तो 5% वोट के मायने होते हैं। 2020 में जो 75% सीटें थी, 163 सीटें ऐसी थी जहां पे जीतों का अंतर 5000 से कम था, जिसमें 24, 25, 30 से लेकर के 5000 का था। इतने कम मार्जिन पे वहां पे 163 सीटें जीती गई हैं। ऐसे में अगर किसी के पास 5% वोट भी है, अगर नीतीश कुमार के पास अल्पसंख्यक समाज का 5% वोट मिला, ये मायने रखता है। अगर ओबीसी को पिछली बार 18 से 20% वोट मिला, ये मायने रखता है। और अगर यही वोट वापस यू टर्न होकर के महागठबंधन में जाएगा तो वो भी चुनाव को प्रभावित कर पाएगा, क्योंकि जीत का अंतर बहुत ही कम है। तो इसलिए ये चुनाव काफी संघर्षपूर्ण है इस बार। तो मैं ये नहीं मानता कि बिहार की राजनीति में ओवैसी कोई फैक्टर नहीं है, वो फैक्टर है। ठीक है, वैसे तो फैक्टर है, लेकिन मेरा सवाल क्या था, आपने अच्छा किया ये क्लियर कर दिया, क्योंकि ये शब्द प्रशांत किशोर के थे। ये वैसे हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है बिहार चुनाव में। प्रशांत किशोर के लिए एमवाई समीकरण कितना सही साबित हो रहा है, मतलब है, लग रहा है कि उनके पास है वोट। देखिए, वाई की तो बात है ही नहीं। उनकी जो एम की राजनीति बात है ना, करें, उसकी जी हम एम की बात करें, एम में वो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। जन सुराज बनने हाँ के पहले जो उफान आया था प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में, तो उस वक्त जो आरजेडी के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जो एक लेटर भी लीक हुआ था अपने कार्यकर्ताओं के नाम पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके बहुत सारे कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की ओर जा रहे हैं, और इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। तो कहीं ना कहीं वो एम को लेकर कहीं था कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो लंबे समय से एक विकल्प की राजनीति की तलाश में थी, तो उसे एक प्रशांत किशोर के चेहरे के रूप में वो एक विकल्प मिला था। लेकिन बाद में जिस तरीके से संगठन का उन्होंने निर्माण किया, आप देखेंगे कि उनके पास जितने भी अल्पसंख्यक समाज के जो बड़े चेहरे थे, वो एक एक कर उनसे अलग चले गए हैं, जिनको लेकर के उनके साथ हमेशा चला करते थे। तो और उसके बाद एक वक्त संशोधन बिल को लेकर के जो एक ध्रुवीकरण हुआ है एक तरफा, तो मुझे लगता है कि अब अल्पसंख्यक समाज प्रशांत किशोर की ओर जाएगा, इसमें मुझे संदेह है, इसको लेकर के। ठीक है सर, समय हमारा समाप्त हुआ, और आप जिस प्रकार से विश्लेषण किए, वास्तव में व्यूअर्स जरूर समझ रहा होगा कि बिहार में टक्कर किसमें और किसमें है। तमाम मुद्दों पे सर हमने बात की, चाहे वो नीतीश कुमार हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, तेजस्वी यादव, यहां तक का अपने प्रशांत किशोर, ओवैसी की भी हमने फैक्टर की जांच कर ली। अब ये सवाल जनता से है कि आपको क्या लगता है कि अगर आज वोट हो जाए तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ऑप्शन 1 तेजस्वी यादव, ऑप्शन 2 नीतीश कुमार, और तीसरा ऑप्शन है कोई और ये जो ऑप्शन है इसमें आप लिखकर बताएंगे कि कौन। और चौथा ऑप्शन हमारा है कि अभी तय नहीं है। फिलहाल ये जो बिहार में किंग बनाम किंग मेकर की जंग है, कौन जीतता है, किस समीकरण जीतता है, ये चीज मतदान के बाद ही देखने लायक होगा, और वास्तव में वही सुनिश्चित होगी। फिलहाल हम रोज चर्चाएं करते हैं बिहार पॉलिटिक्स पर। बहुत बहुत आभार आपका, आपने एनालिसिस किया, और नवभारत तरफ से बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूवर से है कि बने रहिए नवभारत के साथ, रोज नए तरीके से हम आपको बिहार की राजनीति पे नए नए खबर, नए नए मुद्दों पे चर्चाएं लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।